This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज नाज़रीन हम बात करेंगे सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस। आपने बहुत टॉक शो सुने होंगे, बहुत बातें हो रही हैं, यहाँ भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। आपको पता है 2 दिन पहले इंडिया पूरा का पूरा आधा इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया तारीकी में डूब गया। 650 बिलियन पीपल in an industrialized country were without electricity for more than 2 days. पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह आपको पाकिस्तान में पता है कि रोज़ाना मुजाहरे हो रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं इन मुजाहरों में। इसके पीछे क्या है, क्यों हमारे इलाके में बिजली की इतनी कमी है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, कंजम्पशन बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड। सबसे स्टेबल बिजनेस माना जाता है दुनिया भर में। एज ए बैंकर हमने आंख बंद करके अरबों खरबों डॉलर बांट दिए, इलेक्ट्रिकल कंपनीज को दे दिए, क्योंकि हमें पता था कि इससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो सकती। जब आपके पास गारंटीड कस्टमर हो तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना कोई मसला नहीं होता है। पैसे बहुत दुनिया भर में मौजूद है, हर जगह से पैसे आ जाते हैं जहाँ जिस कारोबार में फ़ायदा हो। इंडिया पाकिस्तान में बिजली क्यों नहीं बनती? क्यों हमारे पास गैप है? क्यों इसको एज ए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लिया जाता? किसी चीज़ की शॉर्टेज बिजनेसमैन के लिए खुशखबरी होती है कि चलो यहाँ पे शॉर्टेज है, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, यहाँ पर सरमाया लगाऊँ, पैसे कमाऊँ। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों इतना बड़ा गैप है? इस पर हम बात करने के लिए आज मैंने एक मुनफरद शख्सियत को दावत दी है, जिनका नाम है शेख मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्होंने इस मौजू पे बहुत तफसील से स्टडी किया है और इस सिलसिले में बहुत सारे आर्टिकल्स इनके आए हैं। शेख साहब, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम, आप बिजी शेड्यूल से निकाल के आए। थैंक यू सर। आपके आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, इसलिए आपको हमने जहमत दी। प्रॉब्लम के बारे में तो दिन रात बात होती रहती है, पार्लियामेंट भी बड़ा एक्टिव है, जी जी, सूबे भी बड़े एक्टिव हो गए, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब टेंट पे बैठे हुए हैं, लेकिन सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता। आपको इसीलिए थोड़ा जहमत दी है। तो आप पाकिस्तान के बारे में तो बताएं, थोड़ा सा इंडिया को भी टच कर लीजिएगा एज ए पार्ट ऑफ द रीजन जी। और आजकल हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होते जा रहे हैं। आज उन्होंने पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर दिया है, व्हिच इज अ वेलकम थिंग। प्लीज देखिए, बात यह है कि किसी भी मुल्क में जहां पावर जनरेटिंग सेट्स होते हैं और हुकूमत की तहवील में चलते हैं, जब वो रेटेड कैपेसिटी पे नहीं चला पाते, तो ऐसी सूरत में वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने कुछ प्रोग्राम रखा है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, दे पेव देयर वे इन द सिस्टम, और वो उनका बड़ा वाज़ेह पॉलिसी है कि हम रुपया लगा देंगे, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो कम हैं, बिजली हम प्रोड्यूस कर देंगे, और वो जो पैसा आपका बच जाए उस पैसे से आप तालीम और सेहत के शोबों में अपने मुल्क की बेहतरी करें। सही। बज़ाहिर ये बड़ा सुहाना ख्वाब है। इस ख्वाब का शिकार इंडोनेशिया हुआ, अच्छा, फिलीपीन हुआ, क्रोएशिया हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक हुआ, केनिया हुआ, युगांडा हुआ, कोस्टारिका हुआ, और कई एक ममालिक हुए, और वहाँ पूरा बिजली का निज़ाम कोलैप्स कर गया। अब अगर आप देखें कि दुनिया में ऐसा हो गया है, तो कम से कम दाना आदमी सीख लेता है और बेवकूफ़ आदमी उसी को फॉलो करता है। लेकिन एक मजबूरी भी होती है कि अगर बिजली नहीं है तो इमीडिएटली बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए IPPs का होना ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में किसी अव्वल तो सियासतदान जानते नहीं, ये नारे लगा के मैट्रिक, इंटर पास, नॉन टेक्निकल, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। आप ये देखिए कि एक चीज़ होती है पावर परचेज एग्रीमेंट। जी। पावर परचेज एग्रीमेंट जो है कि मैं आपसे ये फला चीज़ दूंगा
तो इसके कितने पैसे मैं आपको दूंगा। आम दुकानों पे भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो एग्रीमेंट नहीं होता। अब एग्रीमेंट प्राइस लिस्ट का हुआ है, जैसे रमजान में जी, कि ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये दाम मार्केट में लिए जाएंगे, लेकिन वो दाम तो नहीं लिए जाते। पावर परचेज एग्रीमेंट जो है उसमें सबसे बुनियादी चीज है एस्क्रो अमाउंट। मसलन कोई गैर मुल्की या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसे सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी को हम कहते हैं एस्क्रो अमाउंट। वो फॉरेन एक्सचेंज में लिया जाता है और वो बसा औकात इतना होता है कि जितने की बिजली वो हमें देते नहीं, यानी उतनी चीज जो हमने खरीदी ही नहीं, हम पहले आप जमा कर दें। गारंटी के तौर पर उन्हें दे देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पावर परचेज एग्रीमेंट, इवन चीफ जस्टिस ने भी इसकी बात नहीं की जब ये केस चला था फैसल सूरह हयात का, रेंटल पावर वाला, रेंटल पावर का। पावर परचेज एग्रीमेंट है क्या कि आपने डिक्लेयर किया कि आपके 5 यूनिट हैं 200 मेगावाट के, गोया कुल मिला के 1000 मेगावाट आप देंगे। 1000 मेगावाट पे आपका एग्रीमेंट क्या कहता है कि आप 60% के चार्जेस देंगे। अभी आप फरमा रहे थे कि जहां पर बायर हो क्यों नहीं वहां पे सेलर, वो वहां पे क्यों नहीं होता, तो जनाब 60% तो हमें ले लेनी चाहिए ना। हाँ 60% तो ले ली, कम से कम लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये है कि माल मुफ्त जिले बेरहम, अगर 5 यूनिट हैं तो वो 5 के 5 चलाएगा, 5 यूनिट चलाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जिसने रुपया लगाया है वो कभी 5 नहीं चलाएगा, वो 4 यूनिट चलाएगा, 800 मेगावाट पैदा करेगा, इसलिए कि उसे 62% के चार्जेस मिलेंगे। ठीक है सर। तो ये कहना कि 1000 का 60% नहीं बल्कि 80 का 60% होना चाहिए। 5 यूनिट वो कभी नहीं चलाता। जितने गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी पाकिस्तान में थर्मल पावर स्टेशन हैं, ये बेवकूफ़ी रही कि मालूम जिले बेरहम 24 घंटे चलाए, मेंटेनेंस नहीं हुआ। बैठ गया वो सारा, बैठा नहीं। देखिए मशीनरी बैठती नहीं, अगर एक आदमी नहीं करेंगे तो बैठ जाएगी ना। नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी नहीं करेंगे। हाँ, आपने फरमाया एक आम आदमी का ये तासुर है कि बैठ जाएगा, बैठता नहीं, बल्कि क्या हो रहा है कि वो कुछ ज्यादा खाने लगता है। अच्छा अच्छा, बिजली इफिशिएंसी कम हो जाती है उसकी, उसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। मतलब आपकी गाड़ी है, अगर पुरानी हो जाए या उसमें कोई गड़बड़ हो जाए और आप यहाँ से घर तशरीफ ले जाएं और 2 लीटर में आप घर पहुँच जाएं, लेकिन अगर किसी रोज 5 लीटर खर्च हो जाए उसी फासले के लिए, तो आप परेशान हो जाते हैं और आप जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें देखिए क्या बात है, ये 2 लीटर में मैं घर पहुँचता था, आज 5 लीटर में पहुँच गया। ये आपकी अपनी जात, जिस मुल्क में लोग इस मुल्क को अपना ना समझें, दर्द ना हो, खुदा का खौफ ना हो, पाकिस्तान में स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो है हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट का 5 टाइम्स है। ओहो, जहां 1 टन फ्यूल लगता है वहां 5 टन फ्यूल लगेगा। अच्छा, अब आपने ये बात तो समझ गया। आपने गाड़ी की मिसाल दी, अगर गाड़ी को प्रॉपर्ली मेंटेन ना किया जाए तो वो 2 के बजाय 5 ही खाएगा। तो मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ ना। हुआ। दुनिया भर में ये देखा जाता है कि जी, शेड्यूल होता है जी, कि हर चीज का उनको पता होता है कि अगर मिसाल गाड़ी की हम ले लें, जी जी, कि 25,000 पे ये पार्ट्स बदल दिए जाएंगे मैंडेटरी। जी जी, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप जी, जब जी, स्टेशन में जी। ले जाएंगे वो कहेगा 25,000 का ये मेंटेनेंस के लिए लाए आप, तो ये टायर भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, चाहे वो बिल्कुल सही भी नजर आ रहा हो। आप जब 50,000 पे लेके जाएंगे तो मजीद चीजें बदल जाएंगी। तो यहाँ अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वाले चलाते चले गए विदाउट मेंटेनेंस, तो ये होना है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। आपने सुना होगा रेलवे बैठ गई डायरेक्टली लूब ऑयल टेक्नोलॉजी से ये जो इस्तेमाल किया हुआ तेल है, इससे रिसाइकिल कर जो तेल बनाया गया जिसमें कोई लुब्रिकेशन की क्वालिटीज नहीं थी, तमाम जनरेटिंग सेट्स में वो डाला गया। हमारी जितने जनरेटिंग सेट्स हैं पूरे पाकिस्तान के, इसमें
सिलेंडर लाइनर वियर डाउन है, पिस्टन खराब हैं, रिंग्स नहीं हैं, थर्मल एफिशिएंसी कम है, मैकेनिकल एफिशिएंसी कम है, बेरिंग्स लॉसेस हैं, तेल गंदा डाला गया है, 5 गुना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर लॉसेस हैं, और एक चीज होती है आयरन लॉसेस। जब रोटर स्टेटर के दरमियान मूवमेंट होता है तो दुनिया का कायदा है कि चीजें बराबर रखी जाती हैं, दाएं बाएं आगे पीछे बराबर गैप होता है। अगर वो गैप मुख्तलिफ हो जाए तो फिर आयरन लॉसेस होते हैं, टकराना शुरू हो जाएगा। पहले तो आयरन लॉसेस होती हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में 7.5% आयरन लॉसेस हैं। अब उसे ठीक करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको अलाइन करना होगा। उसके लिए टेक्निकल टर्म है, डिफ्लेक्शन लिए जाते हैं वेब्स के। पाकिस्तान में आज तक डिफ्लेक्शन लिया नहीं गया। पाकिस्तान में अगर हुकूमत चाहे, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, कि पाकिस्तान ये देखे कि जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उसमें फ्यूल, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं कि 1 हार्स पावर बनाने के लिए कितना तेल इस्तेमाल हुआ। अब ये हुकूमत भी कहती है, बेवकूफ़ लोगों को बताती है, इसलिए कि मजबूरी है। जब लोग बेवकूफ़ हो तो मस्खरे माल खाते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब तेल महंगा हो गया। तेल से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप 5 गुना तेल इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस। जैसा कि आपको पता है, 2 दिन पहले इंडिया का पूरा नॉर्दर्न एरिया जो था, जिसमें 650 मिलियन लोग रहते हैं, तारीकी में डूब गया। एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ भी आया है। पाकिस्तान में तो क्राइसिस चल ही रहा है। इस ज़माने से लोग रोडों पे आ चुके हैं, हंगामे हो रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब टेंट में बैठे हुए हैं। तो इस इशू पे बात करने के लिए हमने एक शेख साहब को दावत दी है, शेख मोहम्मद इकबाल साहब को। हम सोल्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब ने बड़े इम्फेसाइज किया है कि जो IPPs के जो एग्रीमेंट है, जो कि वर्ल्ड बैंक प्रमोट करता है, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का नाम लिया कि इस तरह से वो इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं इन मुल्कों में घुसने के लिए, और उनकी जो एग्रीमेंट होती है वो इतनी उनके फेवर में होती है कि वो प्रोड्यूस करें ना करें, उनको 60% पैसे मिलते ही रहते हैं। इसलिए उनको इंसेंटिव होता है कि वो 100% क्या 60% भी नहीं प्रोड्यूस करें, उससे भी कम प्रोड्यूस करें किसी न किसी बहाने से, और उस 60% वो ले लें गवर्नमेंट से अंडर द गारंटी, और उसके बाद उनकी तो प्रोजेक्ट जो है वाइबल रहता है, लेकिन जो कंट्री होती है उनका बुरा हाल होता है। उन्होंने मेंटेनेंस पे भी बड़ी बात की कि यहाँ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से फ्यूल कंजम्पशन जो है इन तमाम प्लांट्स के, चाहे गवर्नमेंट के हो या IPPs के हो, उनमें 2 के बजाय 5 का कंजम्पशन होता है। ये भी एक फैक्टर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने IPPs का सिलसिला बताया, मुझे तो थोड़ा बहुत पहले नहीं समझ में आया था, अब समझ में आ गया कि वो 60% गारंटीड इनकम उनकी है, और जी दे डोंट केयर। जी, तो बोस्टवाना का भी बुरा हाल हुआ, कीनिया का भी बुरा हाल हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। हाँ, और वर्ल्ड बैंक का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जी है जी इसमें। जी जी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब बड़े बड़े लोग होते हैं, जी, और बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। जी। अच्छा, अब मेंटेनेंस पे भी बात हो गई, या मेंटेनेंस पे नहीं हुई जिस वजह से, अब और कुछ बातें बताएं। हाँ, आप सोल्यूशन देखिए, बताएं। आपने मेंटेनेंस, मैंने आपको एक चीज शेख साहब, मैं जो इंडिया का मामला आया तो बहुत मैं इंडिया की बात करूंगा। हाईलाइट हुई। उन्होंने ये बताया कि वहाँ जो कंपोजिशन है वो 40% वाटर है, 40% कोल है, और 20% निकलर है। हमारे यहाँ एक कंपोजिशन इतनी उल्टी क्यों है? क्यों हम अपने कंपोजिशन को बेहतर नहीं, उसके बावजूद वहाँ प्रॉब्लम है? वो तो अपनी जगह। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, आधी बात हो गई थी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की जी, लेकिन उससे बड़ी खराबी जो है कि अगर आप ज्यादा तेल डाल देंगे तो तेल जलता नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अच्छा,
तो पावर भी प्रोड्यूस कम होता है। अच्छा, ज्यादा यानी आपने ज्यादा तेल डाला, जैसे किसी आदमी ने ज्यादा रोटी खा ली तो बदहजमी तो हो वो बदहजमी हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में उसका पावर कम होता है। एक मामूली सी मिसाल दूं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का एक जहाज था, समंदर पे एक जहाज एक जनरेटर पूरा लोड उठाता है, उसकी यही हालत हो गई थी जो पीएससी के थर्मल प्लांट से हुई है। तो 3 जनरेटर एट ए टाइम चलते थे और वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। एक यह बात है कि इंजन लॉक करता है, सिट डाउन करता है और पावर नहीं प्रोड्यूस करता। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं करता। ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है ये होता रहता है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसका है कैपेसिटी 132 kV एक ही जी। अब जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो वो बर्दाश्त करेगा। अब क्या होता है कि जैसे अभी ओलंपिक्स के गेम हो रहे हैं, एक शख्स की कैपेसिटी नहीं थी, जब 5 पाउंड 5 kg वजन बढ़ाया गया तो वो बिल्कुल बैठ गया। उसकी कैपेसिटी नहीं थी, पहले तक उठा रहा था वो, उससे पहले तक उठा रहा था। हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये 132 kV का है। ग्रिड स्टेशन बैठ जाता है, ट्रांसफार्मर बैठ जाते हैं, तो फिर ये बिजली ले नहीं सकते। पैदा करना अलग चीज है, दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन गेनफुल यूटिलाइजेशन कितनों की होती है। तो बिजली में भी पैदा कर लिया, गेनफुल यूटिलाइजेशन क्या हुई, कुछ नहीं हो सकती। अब जो इंडिया में आपने बात करी, इंडिया में भी ये हुआ कि प्रोडक्शन पे बड़ी तवज्जो दी, लेकिन लाइन, ग्रिड, ट्रांसफार्मर, अभी यही तो हुआ, वो उस कैपेसिटी को सहा नहीं सके। पूरा सिस्टम बिजली का ब्रेकडाउन नहीं था, पावर फेलियर नहीं था, पावर का जाना पहुंचना फेलियर हो गया, पूरा ग्रिड बैठ गया, पूरा ग्रिड बैठ गया। तो हमारे ग्रिड अक्सर बैठते रहते हैं, हमें सबसे पहले अपने ग्रिड्स को अपडेट करना चाहिए। अब हमारे यहाँ बात हो रही है ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड में विंड पावर लाएंगे, और भाई विंड पावर से बिजली तो पैदा होगी, लेकिन नेशनल ग्रिड में लाने के लिए क्या गुंजाइश चाहिए। एक यूनिट बिजली नेशनल ग्रिड में नहीं आ सकती। थर्ड पावर कहते हैं हम बनाएंगे थर्ड पोल से, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा होगा, वहां पैदा हो गया। या डॉक्टर साहब हमारे कहते हैं कि सल्फर ऑक्साइड रिमूव कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे और चीजें रिमूव कर देंगे। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक बायो गैसिफिकेशन होता है, एक बायो लिक्विफिकेशन होता है। ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस प्रोग्राम में मैं हल्के से बता दूं इंडिया ने क्या किया। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी जरूरी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इंडिया ने क्या किया, अल्ट्रा सुपर हीट बॉयलर्स विद कार्बन कैप्चर बनाए और वो कोयले को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा है हाई प्रेशर बॉयलर्स में, और उसमें 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और जहां से कोयला निकलता है वही प्लांट लगा दिया, वहां एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ग्रिड में बिजली आ जाती है। हम थर्वे लगाएंगे तो कराची आए तक उसमें बहुत सा खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दुगना खर्चा होगा जितना उस पर नहीं होगा, और ये जरूरी नहीं है। और ये जो कोयला है ये है लिग्नियम बी, जिसमें मॉइस्चर जो है वो 47% है, इसकी हीटिंग वैल्यू सबसे कम है। तो अब आप बताइए ऐसा कोयला, और उस पे ये प्रोग्राम्स करते हैं। यही कोयला इंडिया लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें वो कहता है कि हमारे पास राजस्थान में बड़े प्लांट्स हैं, आप 50 किलोमीटर का रास्ता है, आपसे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए। वो कह रहा है ये कोयला हमें दे दे, वो कैश देने के लिए तैयार है उसके लिए। वोलेटाइल मैटर इसमें जो है वो है 43.42, फिक्स कार्बन 16.6 है, एश 6.24 है, सल्फर कंटेंट 1.16 है, और इसकी हीटिंग वैल्यू है 10,898 BTU। इस कोयले को माइन करें, डॉक्टर साहब दोबारा बता सकते हैं, या डॉक्टर कदीर साहब उससे बेहतर साइंसदान हैं। किसी वजह से ये सियासी बातें हैं, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, तो आप कह रहे अगर वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, कराची में अल्ट्रा सुपर हीट बॉयलर लगाए जाएं, लाहौर में लगाए जाएं, सब जगह लगाए जाएं, वहां पहुंचाएं, और वहां कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी है, जिसपे हमने वही टेक्नोलॉजी जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है राजस्थान में, राइट, इंडिया कर रहा है, और उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगी। हमारे यहाँ कहते हैं हम कोयला डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अहमद,
पीएचडी किए हुए ये नहीं जानते कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी है, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो डैम्स हैं, आप देखिए आपके यहाँ भी घर में अगर कोई टंकी है पानी की, आप महीने 6 महीने 1 साल में साफ करवाते हैं, सिल्ट आ जाता है। जी जी। आपको हैरत होगी कि हमारे डैम्स में आज तक सफाई नहीं हुई, जो बढ़ते ही जा रहा है वो 28 to 32% सिल्ट जमा हुई है, तो इसकी कैपेसिटी कम हो गई है। बिल्कुल। अब चाहिए कि इसको साफ किया जाए, ये जरूरी चीज है। और अगर पानी, हम डैम बनाना बड़ा मुश्किल काम है और काफी वक्त लगता है, रिजर्वॉयर बना लें, हमारा 13% पानी इस्तेमाल होता है, बकिया 77%, 70 क्यों हुए 7, हाँ 87% पानी जाया हो जाता है। तो हम इसको स्टोरेज बना लें और फिर उसे करें। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी रखी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की, जो नहरों से भी या एक से भी उस लेवल पे पानी को हाई प्रेशर पे लेकर और उससे टरबाइन चलाकर, और चाइना बेतहाशा बिजली पैदा कर रहा है। 21% ऑफ चाइनीज प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, और भाई दोस्त है तो दोस्तों से काम की बात सीखो। दोस्तों से क्या बात सीखते हैं? जिम्नास्टिक सीखते हैं। हमारे यहाँ जिम्नास्टिक के लिए वो भी ये नहीं सीखते, वो सारे तक में वो ले गया, हमें कुछ भी नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं तब के लिए तो हम जिम्नास्टिक सीखेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अच्छा, ये थोड़ा सा जैसे हमने इंडिया के कंपोजिशन में देखा जी, आपने कहा कि वाटर पे हमने क्योंकि क्लीनिंग नहीं की इसलिए हमारे डैम भरते चले गए, तो वाटर को भी हमने ध्यान नहीं दिया। एक जो और टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर, उसको क्यों हम इतना कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चाइना हमें देने के लिए तैयार भी है टेक्नोलॉजी। अगर वेस्ट नहीं दे रहा जी 40%, अगर 20% अगर हम लोग इंडिया की तरह हम बना रहे होते, एक तो हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, उसका 1 रुपया भी नहीं पड़ता पर यूनिट कॉस्ट। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, एंड आई स्टडीड लिटिल बिट। अगर 300 मेगावाट से कम का प्लांट होता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे कराची वाला है अगर हम हायर कैपेसिटी का न्यूक्लियर प्लांट लगाएं, चश्मा में लगा अभी, तो वो बेहतर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब ये आपने कहा टेंट लगा के बैठे। देखिए बरसों तो झगड़ते हैं काराबाग बैंड बनेगा या नहीं बनेगा। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए मुल्क के इंटरेस्ट में। अब ये बिला वजह हंगामा कर रहे हैं, बैठे हैं, ये आए बैठे हमारे साथ, हम इन्हें इन्वाइट करते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये आए प्रोफेशनल्स के पास, ये लोग आए, हम लोग नहीं जाते, हमें नहीं जरूरत। इनकी जरूरत एमएनए एमपीओ का जो इलेक्शन लड़के लूटना चाहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। नवाज ये शहबाज शरीफ कैंप लगा के बैठे हैं। ओ भाई, अब यहाँ पर इनके पास कोयला रिजर्व निकला है चकवाल में जी, और 250 मिलियन टन निकला है। ये अच्छी क्वालिटी का है, बेहतरीन क्वालिटी का है, ये थर से बेहतर है, ये एंथ्रासाइट है। अच्छा, तो इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहरें हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी, और इस पे शहबाज शरीफ ने इजाज किया 2008 में और कहा इंशाल्लाह अगले हफ्ते में काम करूंगा। वो अगला हफ्ता ऐसा आया कि ये जाके टेंट में बैठ गए, लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के, एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज न किया जाए। ये जो एस्क्रो अमाउंट है या हमने ओवर पेमेंट की है, उनसे ले लें। और टरबाइन जो है हमारी, आपने हाइड्रोलिक पावर की बात की, इसकी डायनेमिक बैलेंसिंग नहीं हुई है। जब डायनेमिक बैलेंसिंग नहीं होती तो तकरीबन 21 to 25% लेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डायनेमिक बैलेंसिंग में कितनी देर लगती है? 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते उसकी डायनेमिक बैलेंसिंग करें। ऑफ सीजन में जब पानी नहीं आता, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इसको क्लीन कर लें। न्यूक्लियर के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, लेकिन न्यूक्लियर के लिए यह है कि कभी प्लांट में गड़बड़ हो जाए, भाई तबाही भी फैलती है। सही है। तो आप पानी को इस्तेमाल करें। अब चाइना ने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है और उससे आप ये टेक्नोलॉजी लें और इस पर आप अमल कराएं, फिर हैजिंग करें। देखिए हमने जो मुहैया किए वो पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में, हम बिजली का बिल तो लेते हैं पाकिस्तानी एक्सचेंज में। ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप
मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। पीएनएससी ने 5 जहाज बनवाए जापान से, फाइनेंशियल हेजिंग नहीं की। 18 करोड़ रुपए का एक जहाज था। जब पेमेंट का वक्त आया तो जापानीज यन बेहतर हो गया, 98 यन का हो गया। पाकिस्तान ने 1.25 अरब रुपए 18 करोड़ की जगह पे किए। तो जो हमने एग्रीमेंट किए थे पहले उसको रिव्यू करें और उसकी हेजिंग करें। अगर हेजिंग करेंगे तो अंडर टेबल पैसे नहीं मिलेंगे, या आप समझ सकते। सही सही। तो हेजिंग नहीं करते। ये देखिए ना, अब अगर डॉलर बढ़ेगा, अगर 19 सेंट्स हैं से फॉर एग्जांपल, तो अगर 70 में 19 सेंट्स थे तो वो कुछ और थे। फिर जो पाकिस्तान में तेल प्रोड्यूस होता है वो हम रिफाइन नहीं कर सकते। हम $15 पर बैरल बेचते हैं। हम लेते कितने के हैं और हम बेचते हैं $15 पर बैरल चाइना को। हमारे यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, हमारे यहाँ रिफाइनरीज में क्रैकर्स लगाए जाएं, थर्मल क्रैकर्स, हाइड्रो क्रैकर्स, कैटालिटिक क्रैकर्स, जिससे 32% यील्ड पेट्रोल की ज्यादा होगी और 22% डीजल की होगी। जब ये यील्ड ज्यादा होगी तो इस मुल्क की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, लेकिन काम नहीं करना चाहते। अच्छा शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, 1-2 मिनट है, कुछ और आप तजवीज़ दे दें जल्दी जल्दी तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं। आपने कहा कि ये थर वाला जो है ना, ये स्टोरी वो बेकार है। बिल्कुल। और न्यूक्लियर में आपने कहा कि 300 से ऊपर अगर होगा तो फायदे का होगा। छोटे प्लांट महंगे पड़ते हैं और साथ साथ खतरे को भी न बनते। अच्छा, ग्रिड स्टेशन और आपने ग्रिड स्टेशन पे सबसे ज्यादा इंफेसिस दी है। इसको ग्रिड स्टेशन ही जब नहीं है तो कहीं से भी पैदा करके कोई फायदा नहीं। अब क्या होता है कि अगर आपके इलाके में बिजली चली गई, आपने इन्फॉर्म किया केएससी को, 3 घंटे बाद आएंगे। जब 3 घंटे बाद आएंगे तो वो आके एक लीवर को ऊपर कर देंगे। आम लोग भी वाकिफ हैं, ये अब रिपोर्ट नहीं करते, जो खुद जाते हैं डंडे से उठा देते हैं। फिर एक जायजा लिया जाए, इंडस्ट्री में जो मशीनरी है वो क्या कंजम्पशन करेगी। घरों में आके जो ये हमें तंग करते हैं, भाई वहां देख लें, लाखों करोड़ों रुपए की चोरी होती है। शहबाज शरीफ कहता है पंजाब रिकवरी देता है। पंजाब में जितनी टेक्सटाइल मिलते हैं, जितने कारखाने हैं, उसकी मशीनरी कैपेसिटी देखें, उसका 3% पे करते हैं। ये बिल कम कैसे आता है? फजूल बातें ये होती हैं। उसके अलावा ये जब हम ज्यादा पैसे दे देते हैं तो ये पैसे हमारी नहीं बचते मेंटेनेंस के लिए। तो अब क्या है, केएससी को प्राइवेटाइज कर दिया, केएससी ने टैरिफ बढ़ा दिया, केएससी ने हजारों मुलाजमीन को निकाल दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। हुकूमत को चाहिए कि आईपीपीएस के एग्रीमेंट पे प्यूनिटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाएं और जो पैसा है वो रिकवर करें और केएससी के मुलाजमीन को बहाल करें। वी बिलीव इन पब्लिक, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस क्लेमिंग दे बिलीव इन पब्लिक एंड दे हैव स्पॉइल्ड पब्लिक। तो इनको बहाल करें, इन बेचारों के साथ देते ही हो। और ग्रिड स्टेट, आज इंडिया से सबक ले लें। इंडिया ने क्या किया, तमाम ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन हुए हैं और हमारे दोस्तों ने हमें बताया कि वहां पर उनको अपग्रेड करके 3 टाइम्स कैपेसिटी का करेंगे। और पाकिस्तान में अगर बिजली हो भी तो हम नहीं ले सकते, रास्ता ही नहीं, बस ग्रिड ही नहीं। तो हमारे पास ग्रिड की कैपेसिटी, लाइंस की कैपेसिटी, ट्रांसफार्मर, इस सब को अपग्रेड करना होगा। वक्त कम है और भी बहुत सारी बातें थी। और कुछ एक आध बता दें जल्दी थी तो मैं इसको। अब जो लॉसेस हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये एक तो है वीक उसका ग्रिड स्टेशन स्ट्रक्चर का। अच्छा, रिकवरीज की और जो टेम्परेरी कनेक्शन दिए हुए, कुंडा नहीं, अच्छा जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए जो दी जाती है नहीं। अच्छा, कई पॉश इलाके हैं जहां वो लोग रहते हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, मौलवी भी हो सकता है, फौजी भी हो सकता है। कभी फौज ना समझे कि हम ही हिफाजत करने वाले, आप भी हो सकते हैं। वो केएससी में अपना असर रसूख से या कुछ पैसे देके केएससी को कहते हैं हमें बिजली दें। वो कहते हैं जनाब मीटर इज नॉट अवेलेबल, कहते हैं हमें टेम्परेरी कनेक्शन दे दें। 1000 रुपए महीने पे टेम्परेरी कनेक्शन। आपके जहां मैं इंटरव्यू दे रहा हूं इसके पीछे तकरीबन, इसके पिछली गली में तकरीबन 70 मकानों में लगा हुआ है। तो वो 10-10 एयर कंडीशन है
और 1,000 रुपये महीना देते हैं। अच्छा, कच्ची आबादियों में 500 रुपए में यही कनेक्शन मिलता है, वो देखिए, अनलिमिटेड हमेशा कच्ची आबादियों की बात होती है, इनमें बड़ा इत्तेफाक है, ये मुल्क की हिफाजत करने वालों में बड़ा इत्तेफाक है। एक कनेक्शन लेते हैं और 70 मकानों को दिए हुए और 1,000 रुपए देते हैं। शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपके तजावीज़ साहब इक़्तिदार लोगों तक पहुंची। आई होप के इस पर कुछ अमल हो। नाज़रीन, सॉल्यूशंस टू द पावर क्राइसिस में सेकंड पार्ट में शेख साहब ने जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी है वो ग्रिड स्टेशंस पे दी। उन्होंने कहा ग्रिड आपका अगर नहीं है तो आप विंड से भी अगर बिजली बना लें, कोल से भी बना लें, तो वो आप लाएंगे कैसे? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ले जाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसके बाद ही बात होगी। जहाँ तक थरकोल का सवाल है, उसको उन्होंने डिस्क्रेडिट किया या उसको कहा कि वो इतना मुनासिब है नहीं, बिकॉज जो जिस किस्म का कोल वहाँ मिला हुआ है वो पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी डिस्कवरी चकवाल में 270 मिलियन या कितने टन की बताई है। उन्होंने कहा कि वो कोयला बहुत अच्छा है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़्यादा इम्फेसिस जो उन्होंने दी है वो पूरी जो सिस्टम है हमारा बिजली का, उसके ऊपर दी है कि इसको सही किया जाए तो इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। न्यूक्लियर के लिए उन्होंने जो कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया में, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में कि 20% यूज़ होता, हमारे यहाँ 1% भी नहीं है। उसके बारे में इनका ये कहना है कि उसमें मसला ये है कि अगर छोटे छोटे प्लांट हो, जैसे हमारे पे कनप है, वो ज़्यादा वाइबल नहीं होता, ख़तरनाक भी होता है। 300 से ऊपर के प्लांट होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सोल्यूशंस शेख साहब ने बताए। मैं थोड़ा सा अपने तरफ से एज ए बैंकर ये बात कहता चलूँ कि जैसा कि हम लोग देखते रहे पाकिस्तान के मसले को कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे बड़ा मसला है, न सिर्फ टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी शेख साहब ने इम्फेसाइज किया, जो बिलिंग का मसला है, यानी कि जब आप एंड कस्टमर्स को ले के इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, चाहे वो KEC हो या पेपको हो, वहाँ से पेमेंट नहीं मिलती, 40% तक जो है हमारा लॉस हो जाता है। उससे एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसपे सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है। उसके लिए जो सोल्यूशंस हमने दुनिया भर में देखे वो ये है कि ये छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होने चाहिए। जैसे कराची में एक KEC के बजाय अगर मिसाल के तौर पर 18 KECs हो जाए हर टाउन के अलग अलग, तो ये ज़्यादा इफ़िशिएंट होंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे, कुंडा सिस्टम को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। इससे जो है ना KEC की मिसाल के तौर पर हालत बेहतर हो जाएगी। जब उसको कैश मिलेगा तो वो पेमेंट भी करेगा, सर्कुलर डेट ख़त्म होता चला जाएगा। इसी तरह अगर आप लाहौर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, वहाँ भी कम से कम 5-5, 6-6 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी चाहिए। उनको इख्तियार हो कि वो अपने बिजली कहीं से भी सोर्स करें या ख़ुद प्रोड्यूस करें और साथ साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अभी जो ह्यूज मोनोपोलीज दी गई हैं 15 करोड़ पे पेपको को और 2 करोड़ पे KEC को, ये वायबल नहीं है। कोई भी इंसान, सुपरमैन भी इसको नहीं चला सकता। तो ये एक हमारी तरफ से सजेशन है कि इसको इस पर गौर किया जाए। और जो नेपरा की तरफ से सख्ती है कि 50 मेगावाट से ज़्यादा के लिए आपको नेपरा के पास जाना पड़ता है, बड़े करप्शन वहाँ पे होती है, उसको ख़त्म किया जाए। प्रोविंसेस को इख्तियार होना चाहिए कि वो पावर प्लांट्स को अलाउ करें और बहुत इजी कर दिया जाए, जब तक अभी शॉर्टेज हमारा 6000 का चल रहा है। कोल के बारे में हमारी सजेशन ये है कि अगर शेख साहब की बात सही है कि वो मुनासिब नहीं है, तो हम उसको सीधे एक्सपोर्ट कर दें 50 किलोमीटर दूर थर पार्कर में। इंडिया में, राजस्थान में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं बिजली के, वो इसको ख़रीद के ले जाने के लिए तैयार हैं। इमीडिएट कैश आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिसको आप पावर सेक्टर के रिफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.